एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 58 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर 10 कंप्लीट कर चुके थे। रिव्यू एक्सरसाइज जो आपकी बुक में है वो कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन चूँकि बुक में MCQs मौजूद नहीं है तो यही वजह है कि हमें MCQs के लिए नोट्स को कंसल्ट करना पड़ा। वैसे आप लोगों को MCQs की साथ साथ प्रैक्टिस कुछ इस तरह से भी करवाई थी कि स्टेटमेंट्स, थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स, करोलरीज़ की स्टेटमेंट्स या कुछ क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स, वो स्टेटमेंट्स कुछ ऐसी जनरल किस्म की बनती हैं कि जिनको फिगर के साथ आपको एक्सप्लेन किया था और साथ ये बताया था कि ये MCQs बन सकते हैं, किस तरह बन सकते हैं वो सारा भी गाइड किया था। लेकिन वो प्रॉपर फॉर्म में बने बनाए MCQs के तौर पर अब हम रिव्यू एक्सरसाइज में चूँकि ना मौजूद है, इस वजह से नोट से हम इसको कंप्लीट करने लगे हैं। तो होपफुली नोट्स इस वक्त आप लोगों के पास मौजूद होंगे। सारी MCQs को मैं साथ साथ डिस्कस करता जाऊंगा और एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो MCQs नोट्स के मुताबिक फर्स्ट MCQ है, डैश ट्राइंगल इज़ एन इक्विलेटरल इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल होती है जो इक्विलेटरल इनमें से हो, इक्वी एंगुलर भी होगी, जिसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे? तो ऑप्शन ए स्केलीन ट्राइंगल, उसके दो एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी स्केलीन के तो कोई भी नहीं है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल हैं, इस वजह से उसके दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। स्केलीन की कोई भी साइड इक्वल नहीं है, इसलिए उसका कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा। हाँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल है कि जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो उनके तीनों ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब ऑपोजिट एंगल्स तीनों आपस में ना सिर्फ इक्वल होंगे बल्कि मेजरमेंट में भी 60-60 डिग्री की होंगे। ये बात हमने वहाँ थ्योरम्स के साथ साथ जो करोलरीज वगैरह सारी आती हैं, जनरल स्टेटमेंट्स आती हैं, उनके साथ भी ये बात डिस्कस हुई थी कि 60 डिग्री का कैसे हुआ। उसके अलावा जब आप लोगों को ट्राइंगल की टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहा था ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ये वहाँ पर भी डिस्कस हुई थी बात। सेकंड है वही MCQ जो आप लोगों को बताया था कि बार बार मुख्तलिफ शक्लों में आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट MCQ में इस चैप्टर के। अ डैश हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। ऑप्शन है लाइन, लाइन सेगमेंट, रे और एंगल। और मैं ये सारा एक तरह से आप लोगों को रिकॉल करवाता हूँ। चूँकि डैश हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, तो 2 एंड पॉइंट्स एक लाइन सेगमेंट के ही हो सकते हैं ना, कि जिसके दोनों एंड पॉइंट्स हैं। जिसके एंड पॉइंट ही कोई नहीं होता था वो लाइन, और जिसका एक एंड पॉइंट होगा वो रे। अगले MCQs इसी से रिलेटेड है। अ डैश हैज़ नो एंड पॉइंट, तो लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। अगर हम लाइन को ड्रॉ करके देखें तो बोथ साइड्स पर एरो होता है, तो उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है अ डैश हैज़ 1 एंड पॉइंट। एक एंड पॉइंट रे का होता है। अगर रे को ड्रॉ करके देखें तो एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड से वो एक्सटेंडेबल होती है। उसके बाद इन अ ट्राइंगल देयर कैन बी ओनली 1 एक्यूट एंगल। तो हो नहीं सकता बिकॉज ट्राइंगल में कम से कम 2 एक्यूट एंगल तो डेफिनेटली हैं। ये बात काफ़ी दफ़ा आप लोगों को बताई कि अगर 2 एंगल्स तो डेफिनेटली एक्यूट होंगे ही। अगर थर्ड एंगल भी एक्यूट हो जाता है तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर थर्ड एंगल राइट एंगल हो जाता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर थर्ड एंगल ऑब्ट्यूज हो जाता है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल की ट्राइंगल के अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं होती, क्योंकि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 होता है। अब अगर एक ही स्ट्रेट एंगल एक ही 180 का हो जाए तो बाकी 2 एंगल्स कहाँ जाएं?
तो यही वजह है कि राइट एंगल, इन ऑप्शंस में राइट एंगल इसका करेक्ट आंसर है। 6th MCQ, 3 points are said to be collinear if they lie on the same, ट्रू फॉल्स में भी डिस्कस हुआ था कि 3 पॉइंट्स अगर सेम स्ट्रेट लाइन पर एग्जिस्ट करेंगे तो उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स का नाम देंगे। तो इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन पर अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। उसके बाद 2 लाइन्स कैन इंटरसेक्ट, ये जब आप लोगों को पोस्टुलेट की एग्जांपल दी थी वहाँ पर भी डिस्कस किया था और ट्रू फॉल्स के अंदर भी इसका जिक्र है। तो 2 लाइन्स सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं। फिगर से भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हैं कि अगर 2 लाइन्स हम ड्रॉ करती हैं तो वो आप देख सकते हैं एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर नहीं मिल सकती। उसके बाद नेक्स्ट है 2 डैश लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन ही है एक तरह से कि 2 लाइनें जो कभी एक दूसरे से ना मिलें वो पैरेलल लाइन ही हो सकती हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। नॉन पैरेलल का मतलब भी इंटरसेक्टिंग हो जाता है। कोप्लेनर में इंटरसेक्टिंग भी तो आ सकती हैं। कोप्लेनर का मतलब सेम प्लेन पर, कोलिनियर का मतलब सेम लाइन पर। तो पैरेलल लाइंस ऐसी हैं कि जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये भी ट्रू फॉल्स के अंदर था। उसके बाद इफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम 2 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल टू द ऑपोजिट साइड आर कॉन्ग्रुएंट देन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। कि अगर 2 साइडों के ट्राइंगल की 2 साइड्स के, ये मैं फिगर से भी बताता हूं कि कोई एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर्स फ्रॉम 2 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल टू द ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहां से ड्रॉ किए गए 2 परपेंडिकुलर्स अगर लेंथ में इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ट्राइंगल आइसोसेलेस ही हो सकती है। तो ये आइसोसेलेस वाली ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद ऑल द मीडियंस, सबसे पहले मीडियन की बात करते हैं हम। मीडियन क्या होता है? मीडियन वाले MCQs आगे भी आएंगे, इस वजह से मैं मीडियंस के बारे में पहले बता रहा हूं। मीडियन क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। ये है इसका मिड पॉइंट, ये भी मैं लिख देता हूं, मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। कि ट्राइंगल की किसी वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को मीडियन कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑल द मीडियंस। अब ऑल का जिक्र इसलिए आया कि ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस हैं, 3 साइड्स हैं, तो 3 मीडियंस होंगे। ये इसका दूसरा मीडियन, मिड पॉइंट को सामने वाली वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, और ये इसका तीसरा मीडियन, मिड पॉइंट को, ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। ऑल द मीडियंस ऑफ डैश ट्राइंगल आर इक्वल इन मेजरमेंट। तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के हो सकते हैं, क्योंकि उसके तीनों साइड जब लेंथ में इक्वल है तो उनके मिड पॉइंट्स भी सेम डिस्टेंस पर होंगे। तो यही वजह है कि उसके मीडियंस इक्वल आ जाते हैं। वैसे ये MCQ के तौर पर आपके ज्योमेट्री के चैप्टर में भी शामिल है यही बात। उसके बाद 11th है, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट द साइड ऑपोजिट टू देम देन द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। यानी कोई से बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एंगल्स के बाइसेक्टर अगर ऑपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट कर रहे हो तो वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही हो सकता है। यानी किसी ट्राइंगल की एंगल्स के बाइसेक्टर, इसको हाफ करने वाला, इस एंगल को हाफ करने वाला और इस एंगल को हाफ करने वाला, अगर अपनी ऑपोजिट साइड्स को भी बाइसेक्ट कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ऐसा सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में होगा, राइट। नेक्स्ट MCQ है, इफ वन एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज ऑफ डैश
then hypotenuse is twice as long as the side opposite to this angle. ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर स्टेटमेंट मार्क की थी, फिगर बना के हमने देखा था कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 30 डिग्री का हो तो इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल में 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज का हाफ होती है, या इन अदर वर्ड्स हाइपोटेन्यूज उस साइड का डबल यानी ट्वाइस होती है। तो ये पर्टिकुलरली एक ख़ास किस्म की राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है कि जिसका एक एक्यूट एंगल 30 डिग्री का हो। नेक्स्ट 13 MCQ है सिंबल फॉर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट, सिमिलर, कोरेस्पॉन्डेंस, ये सारे सिंबल से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं, तो ये कॉन्ग्रेंट का सिंबल हुआ। उसके बाद 14th MCQ है सिंबल फॉर कोरेस्पॉन्डेंस। ट्राइंगल्स में पहले कोरेस्पॉन्डेंस लेते थे तो हम कॉन्ग्रेंट कहते थे, तो ये सिंबल ट्राइंगल्स की कोरेस्पॉन्डेंस शो करने का है। उसके बाद हाउ मेनी एंड पॉइंट्स अ रे हैज़। रे का एक ही एंड पॉइंट होता है, लेकिन इस जैसे और भी बन सकती हैं। हाउ मेनी एंड पॉइंट्स अ लाइन सेगमेंट हैज़। हाउ मेनी एंड पॉइंट्स अ लाइन हैज़, तो इसके मुताबिक भी ऑप्शंस बन सकती थी इसकी। उसके बाद सिंबॉलिकली टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स ABC एंड PQR आर रिटन एज। तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का यही सिंबल होगा ना, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल PQR। ये इक्वल का है, ये सिमिलर का है, ये नॉट इक्वल का है, तो करेक्ट आंसर ये हुआ। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्टुलेट। यू नो, ये थ्योरम के तौर पर प्रूव किया था, ये थ्योरम था, ये थ्योरम था। यहाँ पर आपने एंगल साइड एंगल के तौर पर किया था, लेकिन डजेंट मैटर, उससे रिलेटेड करोलरी थी ये। लेकिन जो पोस्टुलेट है ना, वो ओनली साइड एंगल साइड है, SAS, जिसमें इंक्लूडेड एंगल का होना ज़रूरी होता था। उसके बाद इफ़ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन है, जूनियर क्लासेस में पढ़ी हुई है आप लोगों ने। उसके बाद इफ़ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, तो ऐसे एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते थे, और ये डेफिनेशन आप लोगों ने ये वाली भी जूनियर क्लासेस में पढ़ी हुई है। उसके बाद हाइपोटेन्यूज इज अ साइड ऑपोजिट टू डैश इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल के ऑपोजिट, 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। उसके बाद इन इक्विलैटरल ट्राइंगल ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक MCQ पढ़ा था कि इक्विलैटरल ट्राइंगल इक्वी एंगुलर भी होती है, और उसके तीनों एंगल्स इक्वल हैं और तीनों का सम भी 180। ऐसा एक ही सूरत में हो सकता है कि जब हर एंगल 60, 60 और 60 डिग्री का हो, बिकॉज 60 + 60 + 60 टोटल सम ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का 180 डिग्री इस तरह से आता है। उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल की इसमें ऑप्शन है, इसमें बेस्ट ऑप्शन इक्वल की है, अदरवाइज कॉन्ग्रेंट की ऑप्शन हो जाती तो आप वो करेक्ट करते। लेकिन अगर फर्ज किया इक्वल या कॉन्ग्रेंट दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, तो डेफिनेटली आपको फिर ऑप्शन C को देखना चाहिए। हो सकता है वो बहुत A एंड B लिखा हो। अव्वल तो ऐसा कंफ्यूजिंग किस्म का नहीं दिया जाता, लेकिन मैं फिर भी वो सिचुएशन तक डिस्कस कर रहा हूँ कि इन केस अगर वो सिचुएशन भी आप फेस करें। नेक्स्ट MCQ है 23 और 24। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था फिगर बना के, उन दोनों को ना 2 MCQs बना के रख दिया गया है। एहतियातन करने वाले MCQs हैं, बहुत कॉमन आने वाले नहीं हैं, लेकिन आपको ये स्टेटमेंट्स पता होनी चाहिए। मीडियन बाइसेक्टिंग द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल की जिसकी 2 साइड्स इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो मीडियन है, कौन सा मीडियन? बाइसेक्टिंग द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये बेस को बाइसेक्ट करने वाला जो मीडियन है वो क्या होगा? बाइसेक्ट्स द वर्टेक्स एंगल। ये इसको वर्टेक्स एंगल कहते हैं, इस एंगल को, तो इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। और मजीद हिस्सा था इसी स्टेटमेंट का जो आपने क्वेश्चन के तौर पर पढ़ी थी, एंड इज परपेंडिकुलर टू द बेस। वो बेस के परपेंडिकुलर भी होता है।
तो नेक्स्ट एमसीक्यू इसी से रिलेटेड कि द मीडियन बाइसेक्टिंग द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज परपेंडिकुलर टू द बेस। तो ये दो एमसीक्यूज बना दिए गए एक ही स्टेटमेंट से, इसलिए कि इंफॉर्मेशन इसमें दो थी। नेक्स्ट 25th है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर, कॉन्ग्रेंट की ऑप्शन इसमें आ गई। मेजरमेंट में इक्वल है लेकिन एक्चुअली उन्हें कॉन्ग्रेंट कहा जाता है। उसके बाद एनी टू मीडियंस ऑफ एन डैश ट्राइंगल इक्वल इन मेजरमेंट, तो वो इक्विलेटरल होगा। अब ये एमसीक्यू थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि टू मीडियंस अगर किसी ट्राइंगल के इक्वल हैं तो बज़ाहिर तो लगता है कि वो आइसोसेलेस होगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल है तो उनके मीडियंस भी इक्वल होंगे। लेकिन उसमें टू मीडियंस नहीं कहा गया, एनी टू का, एनी का वर्ड उसको ये जस्टिफाई कर रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों ही साइड्स इक्वल हैं तो उसके कोई से भी दो मीडियंस आपस में इक्वल होंगे। इसके कोई से भी मीडियंस अगर आप ले लें, एनी टू मीडियंस, तो वो आपस में इक्वल होंगे, तो वो पॉसिबिलिटी इक्विलेटरल भी हो सकती है। और उसके बाद एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज डैश ट्राइंगल, एक्यूट एंगल डी हो सकती है बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वी एंगुलर भी होती है, ये बात अभी अभी हमने एमसीक्यूज में पढ़ी। और उन इक्वी एंगुलर में ईच एंगल मेजर 60 डिग्री का होता है और वो एक्यूट एंगल होता है 60 डिग्री का। तो इस तरह से आपके इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी कंप्लीट हुए, राइट। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 11 स्टार्ट होता है। चैप्टर 11 की हेडिंग ही पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स है। तो इसमें मोस्टली थ्योरम्स पैरेललोग्राम और उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। मोर ओवर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ होता है। इसके जितने थ्योरम्स हैं उनमें आप मोस्टली पैरेललोग्राम्स देखेंगे, लेकिन उन पैरेललोग्राम्स के अंदर ट्राइंगल्स का भी चूंकि डिस्कशन आती है, इस वजह से ओवरऑल पैरेललोग्राम्स के साथ ट्राइंगल्स को भी अटैच किया गया। तो पैरेललोग्राम होती क्या है, चैप्टर 9 जब हम पढ़ेंगे, चैप्टर 9 में पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और स्क्वायर की डेफिनेशन है। वैसे उस चैप्टर में कवर हो जाती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर उसको डिस्कस करना ज़रूरी है, इस वजह से मैं थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस जाके चैप्टर 9 वाली डेफिनेशंस को डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेललोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि बेसिकली क्या है। अब क्लोज फिगर है फॉर्म्ड बाय 4 स्ट्रेट लाइंस, यानी 4 उसकी साइड्स होती हैं, 4 साइडेड फिगर है, क्वाड्रिलेटरल की टाइप है। क्वाड्रिलेटरल हम किसे कहते थे, 4 साइडेड क्लोज फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहा जाता था। तो बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसकी 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स हैं। इसमें ये पैरेलल का सिंबल होता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था ना कि कट का सिंबल इक्वल को शो करने के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल को शो करने के लिए एरो का सिंबल हम शो करते हैं कि लाइक ये साइड इसके पैरेलल है। डाउनवर्ड भी शो कर सकते थे, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक जैसे शो करना जरूरी है। और ये साइड इस साइड के पैरेलल है। तो इस तरह ये पैरेलल शो करने का एक तरीकाकार है कि क्लोज फिगर ऑपोजिट साइड्स लेंथ में इक्वल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, लेकिन मैं चूंकि अगले एक क्वाड्रिलेटरल के साथ इसको रिलेट करना है, इस वजह से इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं। इट हैज 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। एक ये पेयर है पैरेलल साइड्स का और एक ये पेयर है पैरेलल साइड्स का, और बेसिकली ये क्वाड्रिलेटरल है। यानी 4 साइडेड क्लोज फिगर है। तो जिसमें 2 पेयर्स ऑफ
पैरेलल साइड्स होता है। उसके अलावा वैसे ये डेफिनेशन इस चैप्टर में कहीं पर नहीं है, लेकिन अगर हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखें तो इंट्रोडक्शन में इसमें स्टेटमेंट लिखी हुई है, बिफोर प्रोसीडिंग टू प्रूव द थ्योरम्स ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू रिकॉल द डेफिनेशंस ऑफ पॉलीगॉन्स लाइक, अब वो पर्टिकुलर कौन सी हैं, पैरेललोग्राम्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स, रोम्बस एंड ट्रेपीजियम। इंटरेस्टिंग बात, ट्रेपीजियम की डेफिनेशन पूरी बुक में एक भी जगह पर नहीं है, लेकिन बोर्ड में 2016 में ये डेफिनेशन आई हुई है। इसी तरह रोम्बस की डेफिनेशन भी एक दफ़ा आ चुकी है। अब ये दो डेफिनेशंस ऐसी हैं कि जो इस चैप्टर में छोड़ के पूरी बुक में ही कहीं पर नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन में इनका नाम आ गया है, इस वजह से ये डेफिनेशन के तौर पर आ सकती हैं, नोट्स में मौजूद हैं ये डेफिनेशंस। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स और पैरेललोग्राम्स, ये तीन डेफिनेशंस आपको चैप्टर 9 में मिल जाती हैं। 5 पॉलीगॉन्स का जिक्र किया गया है, पैरेललोग्राम्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स, रोम्बस और ट्रेपीजियम। 3 तो चैप्टर 9 में मिल जाती हैं आपको, 2 डेफिनेशन चैप्टर 11 में फिर आपको नोट्स के अंदर से मिलेंगी, तो इसीलिए मैं उसके मुताबिक आपको डिस्कस करते हुए बता रहा हूँ। पैरेललोग्राम के बाद रेक्टेंगल्स का जिक्र आता है। रेक्टेंगल भी बेसिकली पैरेललोग्राम ही है, इट्स अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ये भी 4 साइडेड क्लोज फिगर है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, लेकिन खास बात क्या है, ईच एंगल एट इट्स वर्टेक्स इज ऑफ मयर 90 डिग्री। चारों एंगल इसके 90 डिग्री के हैं, राइट एंगल्स हैं। यानी ऐसी पैरेललोग्राम जिसके चारों एंगल्स भी 90 डिग्री की हो जाए, उसे हम रेक्टेंगल का नाम देंगे। उसके बाद स्क्वायर का जिक्र आता है इसमें, तो ये भी 4 साइडेड क्लोज फिगर यानी क्वाड्रिलेटरल है। अब इसकी क्या खास बात है ठीक है, ये भी पैरेललोग्राम की टाइप, लेकिन 2 खास बातें। एक तो ये कि इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, और दूसरा ये कि इसकी चारों साइड्स लेंथ में आपस में इक्वल है। चारों, ये सिंबल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इससे पता चला ये चारों साइड्स लेंथ में इक्वल है। तो अ 4 साइडेड क्लोज फिगर इन अ प्लेन विच हैज ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं, लेंथ, और उसके अलावा ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड मयर ऑफ ईच एंगल एट इट्स वर्टेक्स इज ऑफ 90 डिग्री। तो इसको हम स्क्वायर का नाम देंगे। इसी से अब हम रोम्बस की बात करते हैं। आप यूं समझ लें कि अगर हम स्क्वायर को कोई 2 कॉर्नर से पकड़ के यूं स्क्वीज कर दें तो जो शक्ल बनेगी वो रोम्बस है। जैसे जूनियर क्लासेस में आप डायमंड के नाम से याद करते थे, एक्चुअली इसका नाम रोम्बस है। तो ये भी 4 साइडेड क्लोज फिगर है जिसकी चारों साइड्स लेंथ में इक्वल है, लाइक स्क्वायर, बट नन ऑफ द एंगल एट इट्स वर्टेक्स इज राइट एंगल। कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। तो यूं समझ लें कि अगर आप स्क्वायर को स्क्वीज कर दें तो यही शेप बनेगी ना, और जूनियर क्लासेस में डायमंड के नाम से आप इस शेप को जानते थे। तो मैं समरी की शक्ल में इसको बता रहा हूँ, क्लोज फिगर इन अ प्लेन हुज ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ बट नन ऑफ द एंगल इज ऑफ मयर 90 डिग्री। कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। और लास्ट इसमें जो डिस्कस करने वाली क्वाड्रिलेटरल है वो है ट्रेपीजियम। दिस शेप इज ट्रेपीजियम, जिसमें ये साइड पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल है। तो अनलाइक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या था, इट हैज 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, whereas it has, पहली बात वही स्टार्ट इसका वही, अ क्लोज फिगर इन अ प्लेन फाउंड बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट, वो उसकी लाइंस के साथ बनेगा। इट हैज 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स
ये आ गया पैरेलल साइड्स का एक पेयर, एंड वन पेयर ऑफ दिस वन नॉन पैरेलल साइड्स। तो इसको हम ट्रेपीजियम का नाम देते हैं, राइट। तो इस तरह से ये इस चैप्टर की पॉसिबल डेफिनेशंस है। वैसे आमतौर पर इस चैप्टर में से डेफिनेशन नहीं आती, लेकिन आपको एग्जांपल भी बता दिए कि रोम्बस की, ट्रेपीजियम की डेफिनेशन ऑलरेडी, बल्कि पूरी बुक में, इस चैप्टर को तो दूर की बात पूरी बुक में मौजूद नहीं है, इवन देन बोर्ड में आई हुई है। तो इस वजह से हमें कॉन्शियस होना पड़ा, और नोट्स में भी ये मौजूद है इसी वजह से, राइट। अब इस चैप्टर के थ्योरम्स को मैं शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले करवा रहा हूँ, बिकॉज इसकी स्टेटमेंट्स एमसीक्यूज़ के लिए तो स्पेशली एमसीक्यूज़ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो शॉर्ट क्वेश्चन वाली कोई ख़ास बात नहीं है इनमें, लेकिन स्टेटमेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बनाई जा सकती है। जैसे मैंने चैप्टर 10 में आपको किया था कि सारे थ्योरम्स की स्टेटमेंट आपको पहले एज शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस की थी, तो वही काम अभी मैं करने लगा हूँ। और शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर डिस्कस करने के बाद फिर आपको मैं इसकी स्टेटमेंट्स को, यानी इन थ्योरम्स को एज थ्योरम आपको प्रूव करवाऊँगा। तो थ्योरम 1 है इसका 11.1 कह लिया। थ्योरम 1 है इन अ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम आपको गिवन, यानी पैरेलल साइड्स आपको गिवन, टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, जो टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स गिवन। क्या प्रूव करना है? एक बात, ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, एक बात। दूसरी बात, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और तीसरी बात इससे रिलेटेड, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब पैरेललोग्राम एक मैं शो कर रहा हूं इसमें ABCD, तो इसके मुताबिक ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, पैरेलल तो वो ऑलरेडी थी, और ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, पैरेलल ऑलरेडी थी। तो ये होगी पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट, ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, एंगल A एंगल C के कॉन्ग्रुएंट होगा, और एंगल B एंगल D के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये प्रॉपर्टीज, ये तीन प्रॉपर्टीज ने इसके आने वाले हर शॉर्ट क्वेश्चन में बार बार जिक्र होना है। यही प्रॉपर्टीज हैं एज रेफरेंस, बार बार आएंगी। और तीसरा है द डायगोनल्स। डायगोनल क्या होता था? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम जनरली, तो खैर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, तो जनरली किसी भी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को डायगोनल कहा जाता है। तो टू डायगोनल्स, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो तीन बातें इसमें प्रूफ एट वंस हो जाता है। प्रूफ होना कोई मुश्किल नहीं है, वो हम प्रूफ के साथ भी देखेंगे। लेकिन बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, रेफरेंस के लिए बार बार इन स्टेटमेंट्स ने आने हैं, और बहुत आसान है कि इन अ पैरेललोग्राम, नंबर 1 ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, नंबर 2 ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, नंबर 3 द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। उसके बाद इसी थ्योरम के साथ, इससे रेलिवेंट एक्सरसाइज वगैरह हम उसके साथ कंप्लीट करेंगे जब हम थ्योरम्स वगैरह कर रहे होंगे। फिलहाल इन तमाम थ्योरम्स की सिर्फ स्टेटमेंट्स इस वक्त आपको मैं डिस्कस कर रहा हूं। थ्योरम 2 है स्टेटमेंट है, इफ टू ऑपोजिट साइड्स
ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अभी पैरेललोग्राम का जिक्र नहीं है, किसी क्वाड्रिलेटरल, सपोज ABCD की टू ऑपोजिट साइड्स, एनी टू हो सकती हैं, चलिए AB और DC पैरेलल एंड कॉन्ग्रेंट हो, यानी दो ऑपोजिट साइड्स भी अगर पैरेलल और कॉन्ग्रेंट हो, देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। यानी बाकी इन दो को आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि वो पैरेललोग्राम होगा, यकीनन बाकी दो भी पैरेलल और कॉन्ग्रेंट होंगी। यानी अगर दो ऑपोजिट साइड्स भी सिर्फ पैरेलल और कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं तो रिमेनिंग टू भी होंगी और ये एक पैरेललोग्राम होगी, राइट? ये सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट हो गई। उसके बाद थर्ड थ्योरम है थ्योरम 3, द लाइन सेगमेंट, सपोज ट्राइंगल ABC। मैं चले पार्ट वाइज पहले इस थ्योरम को बताता हूं, फिर इकट्ठी स्टेटमेंट एक साथ बता दूंगा। किसी ट्राइंगल की कोई सी दो साइड, चलें AB और AC की बात करते हैं, इनके मिड पॉइंट्स, मिडल पॉइंट्स, इसका मिड पॉइंट का नाम रखा L, इसके मिडल पॉइंट का नाम M। अब उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, प्रूव ये करना है लेंथ में थर्ड साइड का हाफ होगा और पैरेलल होगा उससे। ये दो बातें इस पे प्रूव करनी है। अब मैं स्टेटमेंट प्रॉपर फॉर्म में बोल रहा हूं, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट इन लेंथ, उसकी लेंथ में इसका हाफ होगा। मैं वंस अगेन बोल रहा हूं, द लाइन सेगमेंट, ये LM की बात हो रही है, ज्वाइनिंग किनको ज्वाइन कर रहे हैं? द मिड पॉइंट्स, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, किसके मिड पॉइंट्स? ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये सब कुछ एक तरह गिवन है, आपको प्रूव क्या करना है? इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट इन लेंथ, लेंथ में उसका हाफ होगा। ये आपको इसमें प्रूव करना है। थ्योरम के प्रूफ के साथ डिटेल हम देखेंगे। वंस अगेन मैं बेटे आप लोगों को रिमाइंड करवा रहा हूं, इस वक्त मैं सिर्फ स्टेटमेंट्स डिस्कस कर रहा हूं शॉर्ट क्वेश्चन MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद 4 है 11.4 थ्योरम, और उसकी स्टेटमेंट है द मीडियंस। मीडियंस की अभी बात हुई आज के लेक्चर में MCQs के साथ कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड। तो ट्राइंगल के 3 मीडियंस होते हैं। ये हो गया एक मीडियन, मिड पॉइंट का ऑपोजिट वर्टेक्स, ये दूसरा मीडियन और ये तीसरा मीडियन। दूसरा वर्ड इसमें आएगा कॉन्करेंट का। अगर टू लाइंस एक पॉइंट से पास करें तो ऐसी लाइंस को क्या कहते थे? जस्ट अपने माइंड में रिकॉल करें। दो लाइनें अगर एक पॉइंट पर मिलती थी तो ऐसी लाइंस को कहा जाता था इंटरसेक्टिंग लाइंस। लेकिन अगर दो से ज्यादा लाइंस एक पॉइंट से पास करें, मिनिमम 3, ज्यादा भी हो सकती हैं, तो ऐसी लाइंस को कॉन्करेंट नहीं, कॉन्करेंट लाइंस कहा जाता है। और पॉइंट को, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहा जाता है। तीसरा वर्ड इसमें आएगा ट्राइसेक्ट का। ट्राइसेक्ट के लिए मैं पहले बाइसेक्ट आपको रिमाइंड करवाता हूं। बाइसेक्ट था, मैं एक लाइन सेगमेंट की एग्जांपल से बताता हूं। किसी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। लाइक एक लाइन सेगमेंट है AB, 6 सेंटीमीटर है, तो मिड पॉइंट इसको बाइसेक्ट कर रहा है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, 2
इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको। उन पार्ट्स में रेशो देखी जाए तो 1:1 आएगी। 3 की 3 के साथ रेशो ले तो कैंसिल होके 1:1 आती है। लेकिन ट्राइसेक्ट का मतलब है ए बी सपोज 6 सेंटीमीटर का था, तो इसको दो पार्ट्स में इस तरह डिवाइड किया कि एक पोर्शन दूसरे पोर्शन का डबल हो, यानी उनमें रेशो 2:1 आए, तो इसको ट्राइसेक्ट करने का नाम दिया जाता है। तो अब हम थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं कि द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। पहली बात मीडियन, दूसरा कॉन्करेंट, तीसरा ट्राइसेक्ट। ये 3 वर्ड मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, हम डायरेक्टली इस पर आ सकते हैं कि किसी ट्राइंगल के तीनों मीडियंस एक पॉइंट पर मिलते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। मजीद ये कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ये उनका हर मीडियन का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। हर मीडियन 2:1 में डिवाइड हो रहा है, राइट। इसके बाद थ्योरम 5 है, उसकी स्टेटमेंट। थ्योरम 5 की स्टेटमेंट है इफ 3 और मोर भी हो सकती हैं, फिलहाल हम 3 का जिक्र करते हैं। 3 और मोर, ये लाइन L, M या ABCD वगैरह कर लेते हैं। AB, CD and EF। If 3 or more parallel lines make equal segment on one transversal। अब ये ट्रांसवर्सल क्या होता है? ऐसी स्ट्रेट लाइन जो मोर देन 1 लाइन्स को क्रॉस कर रही हो, कट करके पास करे, जो एक से ज्यादा लाइनों को, उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो इफ 3 और मोर पैरेलल लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, मेक इक्वल सेगमेंट, ये सपोज पी क्यू आर, पी क्यू सेगमेंट क्यू आर सेगमेंट के इक्वल आ रहा है, अगर आ रहा है, देन इट मेक्स इक्वल सेगमेंट्स ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल। यानी 3 या 3 से ज्यादा लाइनें, पैरेलल लाइनें, अगर एक ट्रांसवर्सल पर इक्वल सेगमेंट्स बना रहे हैं तो वो किसी और ट्रांसवर्सल पर भी इक्वल सेगमेंट्स ही बनाएंगे, राइट। दिस इज व्हाट वी कॉल फिफ्थ थ्योरम की स्टेटमेंट बनती है। तो इस तरह हमारी 5 थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स कंप्लीट हुई, राइट। इस तरह आप लोगों के ये थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स, डेफिनेशन, यूं समझ लें थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम इसके थ्योरम्स का प्रूफ, उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो भी हमें उनसे कंसर्न रिलेटेड फिगर्स बना के अंडरस्टैंड करने हैं। उसके अलावा 11.1 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अक्सर पेपर में आए रहते हैं। इसकी रिव्यू के शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं कि जिन्हें हमने प्रॉपरली करना है। अभी फिलहाल मैंने आपको इनकी स्टेटमेंट्स को थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के तौर पर, शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर करवाया, लेकिन इनके प्रूफ्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज वाले एमसीक्यूज, ये डेफिनेशंस, ये अच्छे तौर पर रिवाइज करें फिगर्स बना के, क्योंकि आपको ये काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि ज्योमेट्री में कोई भी डेफिनेशन विदाउट फिगर नहीं आपने करनी। मोर ओवर ये कि फिगर आप लोगों ने जब भी बनानी है नीटली बनानी है। बेशक आप कोई प्रैक्टिकल ज्योमेट्री नहीं कर रहे, लेकिन एटलीस्ट जो लाइंस लगाएंगे स्केल के साथ लगाएंगे, एक जैसी पैरेललोग्राम के साइड एक जितनी एटलीस्ट लग रही हों, पैरेललोग्राम लग रही हो, तो प्रॉपर नीट तरीके से उनकी फिगर्स को आप लोगों ने बनाना है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इनके थ्योरम्स की प्रूफ की तरफ आएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।